नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। खेल शिक्षा का 5वां संस्करण आपके सामने लेकर के हम लोग प्रस्तुत हैं। प्रोफेसर महेश विक्रम जी, आप इनका परिचय जान चुके हैं, आप परिचय के मोहताज नहीं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपने लंबे समय तक अपनी बतौर इतिहासकार अपनी सेवा दी है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं खेल शिक्षा का। शिक्षा की दुर्गति दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है जिसकी इंतहा नहीं। एक वक्त वो भी था जबकि शिक्षा पर पूरा फोकस किया जाता था। शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट, जो उपस्थित संसाधन थे उसमें बजट भी एलोकेट किया जाता था। रिसर्चेस के लिए अलग से फंड दिए जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जो दुनिया के टॉप 10 में आए, दुनिया के टॉप 25 में आए, दुनिया के 50 में आए। इस पर तमाम सारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपनी आवाज उठाई है, लेकिन उस पर जो बजट एलोकेशन आज से 15 साल 20 साल पहले था, वो भी लगातार घटता चला जा रहा है। और आप सभी अच्छी तरह से अवगत हैं कि तकरीबन 1.5 अरब की हमारी आबादी है। उसके मुताबिक प्राथमिक माध्यमिक स्कूल तो नहीं है, यूनिवर्सिटीज की भी कमी है, कॉलेजेस की भी कमी है। और जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं वो भी पूरी तरह से व्यापारिक हैं या वैचारिक हैं। अभी हाल ही में एक ताजा उदाहरण है आप सबके सामने। जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया, एक हॉस्पिटल खोला गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जो कि हम क्योंकि बनारस से बिलोंग करते हैं तो वो हमारे सांसद भी हैं। उस मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल, और ये 2016 की बात कर रहा हूं, सितंबर 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। अभी पहला बैच पिछले साल सितंबर में ही उस मेडिकल कॉलेज में आया। 50 छात्रों के लिए वो सीट थी। नीट के द्वारा, नीट वो परीक्षा है जिसके माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाते हैं हमारे हिंदुस्तान के बच्चे। अभी 2024 लोकसभा इलेक्शन का परिणाम जिस दिन आ रहा था, उसी दिन एक नीट का रिजल्ट घोषित हुआ था। उसे लेकर के कितना हंगामा हुआ पूरे देश भर में, इन सब से भी आप वाकिफ हैं। उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं जम्मू के उस मेडिकल कॉलेज की। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और उसके अंदर वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस 16 अप्रैल 2016 को 19 अप्रैल 2016 को इसका उद्घाटन हुआ था। 50 सीट थी। नीट से जो चयन हुआ, शुरुआत में 44 ऐसे बच्चे आए जो मुस्लिम थे। बाद में 3 और बच्चों की सीट खाली हुई तो 3 और बच्चे आए, वो भी 47 हो गए। इसके अलावा 1 सिख और 2 हिंदू बच्चे थे। इतना डाटा मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस देश में मौजूदा सरकार, जो सत्ता प्रतिष्ठान है, वो मुसलमानों को
शायद दोयम दर्जे का भी नागरिक नहीं रख छोड़ना चाहती है। नतीजा सामने कि उस मेडिकल कॉलेज की पहले बैच में जो एडमिशन हुए थे उसको नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रद्द कर दिया। वो बच्चे कहां जाएंगे, क्या होगा, उनके भविष्य के साथ क्या होगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि वो जहां के बच्चे हैं, जिस क्षेत्र के बच्चे हैं, उसके आसपास जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां उनका दाखिला दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये पूरी भूमिका मैंने बताई कि बात होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज दुनिया में नाम रोशन क्यों नहीं करते हैं, जबकि हमारी ही मेधा विदेशों में जाकर के, विदेशी यूनिवर्सिटीज में जाकर के रिसर्चेस कर रही हैं, उनको नाम कमा रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप ही शुरू करें, जो इंट्रोडक्शन तो काफी लंबा हो गया है। नहीं, ठीक है अजय जी। हम लोग अपने इस शिक्षा के खेल वाले की श्रृंखला में अब उच्च शिक्षा के विषय पर बात करने के लिए आज बैठे हैं, और कुछ जो उसके तकनीकी पहलू हैं, जो उसके अंदर जो सामान्य रूप से लोगों के विज्ञान में चीज़ें नहीं आती हैं, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ कर लें। एक तो जो आपने अभी उदाहरण दिया, यह तो उस बात का पंचायत है, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हमारी जो पूरी शिक्षा नीति है इस समय, वो प्रगटतः दो चीज़ों से तो एकदम सीधे सीधे जुड़ी हुई है। वर्तमान की जो शिक्षा नीति है उसमें एक है कॉर्पोरेट और दूसरा है राष्ट्रीय सेवक संघ की विचारधारा। वो विचारधारा तो अपने में ही बहुत सारे भ्रमों से युक्त है, लेकिन छोड़ दिया जाए तो उसको बहुत ही, अगर साधारण भाषा में कहें तो एक जबरदस्ती की हिंदूवादी, तथाकथित हिंदूवादी सोच। हम तथाकथित शब्द लगा रहे हैं इसलिए कि जो हिंदू धर्म का जो आग्रह या उसकी बातें आरएसएस करता है, वह वास्तव में हिंदू धर्म को भी ठीक से उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वो हिंदू धर्म के तमाम सारे पक्षों पर देखा करके एक बहुत ही संकीर्ण परंपरा तक अपने को सीमित रखता है, जिसको हम लोग सामंतवादी सोच कह सकते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। तो ये दो प्रमुख हैं उसके लक्ष्य। दुर्भाग्य ये है कि इन दोनों लक्ष्यों को सामने रखते हुए इसकी भी जरा भी इसकी परवाह ये भी नहीं की गई है कि ठीक है, हम अगर अपने कुछ चीजों को आरोपित करना चाहते हैं, प्रक्षेपित करना चाहते हैं इन व्यवस्थाओं के माध्यम से, विचारधारा को ही सही, तो हम अल्टीमेटली जाने कहाँ वाले हैं, हम खड़े कहाँ होने जा रहे हैं। तो उसमें भी तो कहीं कोई संतुलन हो सकता है कि इस तरह का कि हम वैश्विक स्थिति पर भी अपने ज्ञान को आगे ले जा सके, और दूसरा जो है एक अपनी जो भी उनके दुराग्रह हैं, उन दुराग्रहों को उसके साथ साथ चलाते रह सके। उसका कोई दरअसल वजह भी यही है क्योंकि उसके बीच में संतुलन इनके लिए संभव ही नहीं। क्योंकि जब हम प्रगतिवादी, जब हम ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे तो उसका संबंध सीधे सीधे प्रगतिवादी सोच से जुड़ जाता है। जब हमको आगे जाना है, हमें अपने दोषों का निवारण करना है, अपनी कमियों का निवारण करना है, तो इसी निवारण करने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रगतिशील सोच कहा जाता है। और अगर हम निवारण ही नहीं करना चाहते, पीछे जाना चाहते हैं और किसी भ्रामक अतीत में या बिल्कुल जिसको कहते हैं कि पाखंड के किसी उसमें जाना चाहते हो, तो फिर वो ज्ञान विज्ञान तो अपने आप उसकी तिलांजलि हो जाती है। तो जो आपने भी उदाहरण दिया जम्मू कश्मीर वाला, ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही भयानक है, डरावना है कि अगर हम जिस स्तर पर हमारी अब भूमिका बन चुकी है, या ये दुराग्रह की साहब वो इंस्टीट्यूट जो कि है वैष्णो देवी के ट्रस्ट से चलता है, किसी भी ट्रस्ट, लेकिन है तो वो अगर नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में उसकी स्थापना होती है,
तो यह तो प्रतिबंध हो ही नहीं सकता कि हम किसी वर्ग जाति के, किसी संप्रदाय के बच्चों को उसमें नहीं रहने देना चाहते। यह तो हो ही संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ, और सरकार चाहे वो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो भी कहे, लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि वो क्यों, किस कारण से वो अभी रोका। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो कार्रवाई की है उसके पीछे जो तर्क दिया सामने आ रहा है, उसके पीछे तर्क ये है कि जब उस मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों के लिए 45-47 मुस्लिम बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके आते हैं और वो उनका दाखिला होता है, तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध शुरू करते हैं कि ये तो जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से आ रहा है, और उस ट्रस्ट में जो है वो केवल जो चढ़ावा जो चढ़ता है वो हिंदू ही चढ़ाते हैं, मुस्लिम नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए ये पूरा कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज, इसको हिंदुओं का ही प्रवेश होना चाहिए। तो ये हालांकि इसके लिए जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये यही सोच थी, यही करना था, तो इसको माइनॉरिटी कॉलेज के रूप में मान्यता देते। कहने का यही है कि अगर आपको इस तरह से माना, अब आपको उसको किसी धर्म विशेष तक सीमित रखना था, तो फिर तो उसको वो नीट से भी जोड़ने की जरूरत नहीं थी। फिर तो जब आप ऑल इंडिया टेस्ट ले रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट में जब सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मेरिट से बच्चा वहां आ रहा है, तो अगर आपको उसको एक अपना माइनॉरिटी करें, अपना मेजॉरिटी बनाना था धर्म के नाम पर, तो उसको फिर वो नेशनल स्कीम में नहीं डालना था। फिर तो उसको आप जैसे अपने सरस्वती शिशु मंदिर चलाते हैं उसी तरह से चला सकते हैं, उसको तो उस पर तो रोक टोक नहीं है। तो ये तो हास्यास्पद है और भयानक भी है ये सब। तो वो एक तो समस्या ये हुई दिखाई दे रही है, वो जो प्रकट है। तो ये जो इनका राष्ट्रीय एजेंडा है, यह जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, ये तो उसका सीधे सीधे पर्चा है जी। तो मैं अजय जी यही कह रहा था कि जो इनके दो एजेंडे हैं, कॉर्पोरेट और अपनी विचारधारा, इस विचारधारा कॉर्पोरेट के तहत ये जो आपने एक उदाहरण दिया, तो उसका प्रकट उदाहरण है। उस विचारधारा को लेकर के किस तरह का दुराग्रह और किस तरह की कितनी छोटी सोच हो सकती है, पता नहीं। हम देशवासियों को तो अब ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि क्या हम लोग इतने भी नीचे होके सोच सकते हैं? क्या हमने अपने देश का सारा गौरव भुला दिया है, अपनी सारी आत्मा को कुचल दिया है? किस नाम पर? और क्या पाना क्या चाहते हैं, देना क्या चाहते हैं? तो ये प्रश्न तो यहाँ पर है। तो अब जो दूसरे पक्ष है जिन पर हम लोग अजय जी आज थोड़ी सी बात और करने बैठे थे, वो पक्ष तो एक तो ये है कि देखिए, ये जो पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई वाली, इसका एक तो जैसा कहा था ना, केंद्रीकरण, जो हमने पिछली बार बात कहा, तो एजेंसी तो सारी केंद्रीकृत कर ली गई, फंडिंग सारी एक जगह कंट्रोल कर ली गई, नियंत्रण कर लिया गया। तो वह तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष सबसे बड़ा ये है कि आखिर यूनिवर्सिटी होती जिस काम के लिए है, क्या उसका कोई भी उद्देश्य हम पूरा करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी एक चीज जिस पर ज्यादा लोगों की निगाह नहीं जाती है, हम लोग जब वैश्विक स्तर पर अपनी तुलना करने खड़े होते हैं, तो हमको जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो रिपोर्ट्स विदेशी एजेंसियों द्वारा ही दी जाती हैं। चलिए, वो विदेशी एजेंसियों द्वारा दी जा रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मूल्यांकन करने वाली एजेंसी चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, उस पर कोई हम लोगों का पूर्वाग्रह नहीं है। बात यह है कि वो कौन सी एजेंसी। तो आश्चर्यजनक रूप से आप सबको, हम लोगों को जानना चाहिए कि यह शेयर मार्केट की जो एजेंसीज हैं, यानी न्यूयॉर्क शेयर मार्केट और उसके जैसे और भी जो ये हैं व्यापारिक एजेंसियां, शेयर मार्केट वाली एजेंसियां, वो मूल्यांकन करती हैं आपके कि आप वैश्विक स्तर पर आपका विश्वविद्यालय कहाँ पर है और उसका मूल्यांकन का आधार क्या है। उसके मूल्यांकन के 3 प्रमुख आधार हैं। पहला कि क्या उस यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेस होते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेस होने का मतलब क्या होता है, यानी उन्हीं विषयों का अध्ययन किए हुए बच्चे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी व्यापारिक कंपनियों के काम में आते हैं।
यानी जो MBA किया होगा या जो उसने इंजीनियरिंग की होगी या टेक्नोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट लिया होगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मतलब का होगा, तो पहली तो बात यही हास्यास्पद हो गई। यानी कि ज्ञान का जो सारा क्षेत्र, विशाल क्षेत्र जो है उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके आधार पर मूल्यांकन हो रहा है। ये तो शिक्षा का बाजार, शिक्षा का पूरा बाजार। दूसरा उसका है कि कितने विदेशी छात्र आपके यहाँ पढ़ने आते हैं। तो विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आपके उन विषयों को में उनकी रुचि कितनी होगी जिन विषयों का हमारे अपने राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय चरित्र से मतलब है। तो अगर बहुत से ऐसे विषय हैं और समाज विज्ञान के बहुत से विषय हैं, तो उन विषयों में हमको विदेशी छात्र कितने आएंगे इसका तो संभावना, और हम क्या सुविधाएं उनको प्रदान कर पाते हैं। क्योंकि विदेशी छात्रों के आने के पीछे जो सबसे बड़ा जो उनकी जो प्राथमिकता है कि हम किस तरह की सुविधाएं दे पाते हैं। तो हम वैश्विक स्तर के अन्य विश्वविद्यालयों के स्तर की सुविधा दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला ज्यादा हो गया, ज्ञान और विज्ञान से जो कम इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला ज्यादा है। यहाँ तो सर अपने देश के बच्चे आ रहे हैं, दूसरे धर्म से तो उनको निकालने की बात की जा रही है। तो दूसरा ये, और हाँ अभी आपने जो ये इशारा किया, ये बात भी उसमें संलग्न है। हाँ। कि जब कहीं देहरादून में पढ़ने वाले किसी त्रिपुरा के छात्र को मार दिया जाता हो, तो हमारे तो अपने ही देश के एक अंचल से आने वाले बच्चे को दूसरे अंचल के लोग अगर इस तरह से प्रताड़ित कर सकते हो, और विदेशियों की जो आजकल स्थिति है हमारे यहाँ, तो बनारस में आपको शायद मालूम होगा जय जी, विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत घट गई है पिछले 10-12 साल से, न्यूनतम हो गई है। और बड़े बड़े जो 4 स्टार 5 स्टार जो भी हैं होटल्स वो खाली पड़े हुए हैं। जो ग्रुप्स आया करते थे ऐसा बहुत कम देखने में मिल पा रहा है। तो जब पर्यटक तक आना न चाह रहा हो तो यहाँ रह करके, और एक मैं उदाहरण आपको दूं कि मोजाम्बिक के 3 छात्र यहाँ पढ़ने आए हमारी यूनिवर्सिटी में, काशी विद्यालय मेरे ही संपर्क में आए। उनको टूरिज्म का एक कोर्स लेना था, हालांकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर खाली लेना था, कोई ऑनर्स कोर्स नहीं था, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में ही उन्होंने ऑप्ट किया। उनको कुछ फेलोशिप मिली हुई थी, उसका उपयोग करना चाहते थे। वो 3 साल उन्होंने जो यहाँ BA किया, और हमारे चूंकि संरक्षण में थे और मैं ऐसी स्थिति में था कि उनको काफी संरक्षित कर सकता था, फिर भी उनको जितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, जितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, तो वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मेरे जैसा व्यक्ति उनको संरक्षण न दे रहा होता तो वो यहाँ पर नहीं रह सकते थे। और ऐसा केवल हम बनारस की बात नहीं है, आपके पूरे देश का मिजाज। और अब अरे अभी आपने वो सुना होगा हरिद्वार वाला जो मामला आया है, जिसपे कि ये कहा गया है कि जो ये देवभूमि है, और यहाँ पर मुसलमानों का क्या मतलब है। अब तो हिंदू संगठन हर की पैड़ी पर जाकर के वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हिंदू या मुसलमान है, उनको बाहर कर देना चाहिए। तो दशाश्वमेध घाट पर भी एक घटना हुई, एक मुस्लिम बच्चे को कुछ लोग आकर के कहने लगे तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो। तो अब ये जब स्थिति आ रही हो तो अब तो वहां से भी गए, यानी कि हम उस वैश्विक रैंकिंग के लिए जो दूसरी रहता है विदेशी छात्रों की, वहां से भी गए। और तीसरा देखिए और भी हास्यास्पद है, वो ये है कि उनका मूल्यांकन का जो आधार है कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं वो शिक्षा के लिए कितना लोन लेते हैं। अब बताइए, शिक्षा के लिए लोन लेना अगर हर्ता बन रही हो तो ये हम किस तरह प्रेरित कर रहे हैं या क्या अपेक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब तो सीधे हम बाजार की में उनको बिल्कुल उनको बाजार का बंधक बनाना चाह रहे हैं। और बाजार का बंधक होंगे क्या, अच्छा उनकी शिक्षा की उपयोगिता उस रूप में वो न बना पाए, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उनको नौकरी नहीं मिल पाई, उस तरह के विषयों का उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तब तो वो लोन लेने से के लिए भी अर्ह नहीं रह गए। और किसी तो अब अर्ह नहीं रह गए उसके लिए, तो इसका मतलब तो यह है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नीचे चली गई, क्योंकि उसमें लोन लिए हुए बच्चे तो आएंगे नहीं ऐसे विषयों के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षण संस्थाओं में जो ज्ञान का भंडार था और उसको जो बांटने की कोशिश होती थी, वो जो शिक्षा को लेकर के, अब वो ज्ञान का भंडार गुड्स
एकदम गुड। वो पार्ले जी का एक बिस्कुट का पैकेट हो या लोहा लक्कड़ हो, इस टाइप का जो ज्यादा खप सके, उसकी ज्यादा डिमांड हो सके। तो हम शिक्षा देने की बात छोड़ दीजिए, शिक्षा से वंचित करने के सारे ये पैमाने हैं जी, तरीके हैं। और एक चौथी बात जो हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, महोदय ने बड़े फख्र के साथ कही कि ये डिजिटल का युग है। इसके अंतर्निहित भाव को या अंतर्निहित उद्देश्य को शायद कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब से शिक्षा नीति में डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया, प्रधानमंत्री ने भी उसकी जमकर वकालत की अपनी शिक्षा नीति के साथ कि हमको वैश्विक स्तर तक ये हमको स्तर पर उठाने का काम करेगा। आपने देखा होगा कि एक प्रमुख उद्योगपति घराना जो इस देश का है, उसने एकाएक डिजिटल क्षेत्र में बहुत बड़ा लॉन्च किया और वो पूरे बाजार को उसने लगभग अपने कब्जे में ले लिया। तो यानी कि जो रास्ते बता भी रहे हैं, वो रास्ता भी हमको घुमा कर उस बाजार से ही जोड़ने के लिए है, जिस बाजार को हम संरक्षण देना चाह रहे हैं, और उसमें भी किसी खास उद्योगपति को संरक्षण देना चाह रहे हैं। इतना बड़ा देश के साथ ये धोखा चल रहा है कि इसका प्रतिवाद तो छोड़िए, यह तो नए सिरे से, पूरे सिरे से खारिज करने की चीजें हैं जिसको हम लागू किए हुए हैं। पिछली बार तो हम लोगों ने बात की थी कि सिंपोजियम सेमिनार के सारे सब्जेक्ट जो है, विषय जो हैं, वो केंद्रीकृत प्रणाली से तय हो रहे हैं। तो ये उच्च शिक्षा तो हमारी एक तरह से अच्छा, और फिर जो ग्रेडेशन थी, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का इन्होंने जो प्रावधान किया 2016 से, यह और भी खतरनाक इसलिए है कि जो ले दे के हमारी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे या राजकीय विश्वविद्यालय थे, उनकी ग्रेडिंग की दृष्टि में जब ये बातें आएंगी, उस आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। तो जिस तरह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लगभग उसी तरीके से विश्वविद्यालयों का भी लगातार बंदी होनी शुरू होगी, जो राजकीय और राष्ट्रीय फंडों के रूप में किसी भी रूप में अभी संचालित होते रहेंगे। तो वैसे संस्थान, वैसे विश्वविद्यालय, उन सब के ऊपर एक बड़ा संकट बिल्कुल आगत है, दिखाई दे रहा है। और धीमे धीमे क्योंकि वहां पर नियुक्तियां रोकी जा रही हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही चीजें चलाई जा रही हैं, संविदात्मक रूप से, तो ये सारी चीजें, और फिर उसका जो कल्चर, उसकी संस्कृति पर को प्रभावित किया जा रहा है, वो सब तो है ही है। कुल मिला जुला के ये उच्च शिक्षा की संस्थाएं जो है अपने आप अपनी मौत मरने की स्थिति में आ जाएंगी इस सरकार की इस नीति के चलते। और ठीक इसके पैरेलल बड़ी तेजी से हमने विदेशी विश्वविद्यालयों को यहाँ पर प्रवेश देने की छूट दे दी, बहुत तेजी से। बहुत से लोगों को लगता होगा विदेशी विश्वविद्यालय, इसमें भी थोड़ा सा तफसील से जाने की जरूरत है। ध्यान ये देने की जरूरत है कि जितने विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ पर आते हैं, दरअसल वह अपने यहाँ ही द्वयम दर्जे के होते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो विदेशी है, अमेरिका से आया है, फ्रांस से आया है, यहाँ से आया। आपको शायद याद होगा, ध्यान गया होगा, जौनपुर में एक ऑफिस चलता है किसी फ्रेंच विश्वविद्यालय का, आज से नहीं बहुत पहले से। और आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि उन्होंने कोई फ्रेंच सर्टिफिकेट या फ्रेंच डिग्री हासिल की हुई है उस ऑफिस के माध्यम से। वह बहुत पहले से चलता था। हम लोग को हंसी आती थी कि क्या मतलब बड़ा भारी ये तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो, लेकिन उसकी कोई उपादेयता, कुछ उसका औचित्य नहीं बनता था। तो यह तो एक छोटी सी खिड़की भी नहीं थी, रोशनदान भी नहीं था, उसको कह सकते हैं ऐसे। लेकिन अब तो विश्वविद्यालय आ रहे हैं, और वो विश्वविद्यालय जैसा पिछली बार भी मैंने कहा था और अभी फिर दोहराई दे रहा हूँ कि वो विश्वविद्यालय भी हमको किन विषयों की शिक्षा देने जा रहे हैं। एक तो अपने आप में वो द्वयम दर्जे के हैं, और दूसरे वो हमको शिक्षा क्या देने जा रहे हैं, उन्हीं विषयों की जो कंपनियों के लिए, बाजार के लिए उपयोगी है। अंतिम बात इसमें मुझे कहने की ये जरूरत जरूर है, फिर से दोहराने की भी जरूरत है कि कुल मिला जुला करके, चाहे नीट के माध्यम से, चाहे क्यूट के माध्यम से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो चलाया गया, उससे आपको मालूम है कि कई विश्वविद्यालयों में तो जगहें खाली रह गई। अब हमारे बीएचयू में जगहें खाली रह गई, दिल्ली विश्वविद्यालय में जगहें खाली रह गई। तो ये जो सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट का जो तरीका अपनाया गया है यूनिवर्सिटीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए,
ये अपने आप में एक बड़ा भारी धोखा है और इससे बहुत सा समाज का वर्ग एक तरफ तो वंचित रह जाता है और दूसरा उपयुक्त संख्या में आ नहीं पाता है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। तो ये जो राष्ट्रीय एजेंसीज हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये अपने आप में एक समस्या पैदा करती हैं। नीट के खिलाफ तो तमिलनाडु सरकार ने काफी बड़ा आंदोलन किया तमिलनाडु के लोगों ने, और उसका इतना परिणाम हुआ कि उन्होंने अपने स्थानीय छात्रों के लिए उन्होंने कुछ % व्यवस्था करवा दी कि ये अपने ही विधा से इम्तहान यहाँ का देंगे, मतलब नीट की परीक्षा देंगे, लेकिन उनको जो गुंजाइश अपनी भाषा उषा की दी गई। तो इस तरह से ये राष्ट्रव्यापी संकट है, सबके लिए है। और अंत में यह कह देना, जोड़ देना काफी होगा कि कुल मिला जुलाकर यह सारी शिक्षा व्यवस्था एक तरफ तो विचारधारा द्वारा आरोपित की जा रही है और दूसरा कॉर्पोरेट और बाजार के लिए खुले रूप से खोल दी गई है, जिसमें कोचिंग सेंटर्स की सबसे ज्यादा उपयोगिता बढ़ गई है और पूरे समाज से का पैसा जो है वो कोचिंग सेंटर के लिए अब हाथ निकाला जा रहा है, ऐसा सामने दिखाई देता है। नहीं कर, एक चीज है, हम लोग अभी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो आप पाएंगे कि लगभग हर जगहों पर जो भी विकसित राष्ट्र हैं और खास तौर पर जो ताकतवर राष्ट्र हैं, अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरे ट्रंप में अमेरिका में राष्ट्रपति होकर के आते हैं तो वो भी तमाम सारी यूनिवर्सिटियों को पर पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं। तो शायद वहां जो आपने बताया कि जो इनका मानक है कि हमारे वैश्विक लेवल पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का मूल्यांकन का जो आधार बना है वो ज्ञान, शिक्षा और ज्ञान से लेकर के नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट वो बिकाऊ है कि नहीं है कि नहीं। अगर वो बिकाऊ है तो उन चीजों की पढ़ाई होगी। और आपने पिछली बार भी कहा था और सही बात है कि जो मानविकी की जो शिक्षा थी उसका तो कोई प्रोडक्ट बाजार में आएगा नहीं। समाज विज्ञान तो एकदम धराशायी हो गया। तो हमको हमारे करिकुलम से जो है वो मानविकी को निकाल देना चाहिए। हाँ। उसका कोई मतलब नहीं है। इतिहास को हमारी सरकार टुकड़ों में बांटी रही है। एक पूरा पीरियड जीरो पीरियड उसने घोषित कर दिया है प्राचीन इतिहास से और सीधे आधुनिक इतिहास में आ जाएंगे। मुगल डायनेस्टी पूरी आप खा जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप शताब्दी मना रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उसका जो है वो सोना लूट लिया गया, सब कुछ कर लिया गया। तो मैंने इस तरह की चीजें जो लेकर के संकीर्ण मानसिकता के साथ आप चल रहे हैं, इससे आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। और जो शुरुआत हम लोगों ने इतनी अच्छी की थी इस देश की बुनियाद रखने की, जिसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, आप हर चीज में इसरो का नाम जरूर लेते हैं, आप चंद्रयान हो, मंगलयान हो, वहां आप खुद पहुंच जाते हैं कि हम ही बटन दबाएंगे और उसके बाद, लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, वो ज्ञान को कैसे अर्जित करेंगे, वो उसका उदाहरण आपका जम्मू कश्मीर का ये मेडिकल कॉलेज है। कुल मिला के हम लोगों को इस नोट पर ये बात खत्म करनी चाहिए कि शिक्षा किसी भी देश और समाज के लिए अपरिहार्य तत्व है उसके विकास के लिए। और शिक्षा के साथ जिस तरह का दुराचार हमारे वर्तमान सत्ता कर रही है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक गंभीर संकट के लिए तैयार रहना होगा और इसमें जल्दी से जल्दी इससे परिवर्तन करने का प्रयास करना होगा, ऐसी हम सब अपेक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये 5वीं कड़ी थी आज हम लोगों की शिक्षा को लेकर के। फिलहाल हम इस श्रृंखला को आज यहीं विराम देते हैं। हम लोग फिर किसी नए मुद्दे के साथ, एक नई सीरीज के साथ आपसे मुखातिब होंगे बहुत जल्द। उसकी भी सूचना आपको दी जाएगी।
तब तक के लिए हम सबको आज्ञा दें। लेकिन एक निवेदन कि इस वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय द्विवेदी।